हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। अभी हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो हमारे सोशल साइंस के क्वेश्चन है, वो सारे ही मैं कोशिश करूंगी कि अभी आपको पहले मैं करा दूं, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चले और अच्छे से आप समझ जाएं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं। और इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होता है। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बार बार थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाएगा और वैसे क्वेश्चन आता है। तो अभी मैं आपको कराते हुए ये भी बताती चलूंगी कि ये क्वेश्चन कब आया था और फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, तो चलिए। और इसके साथ ही जो अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चों। और मैं इसके साथ ही आपके थ्योरी की क्लासेस भी मेरी चल रही है। 2 क्लासेस थ्योरी की हो चुकी है। 6 क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में करा चुकी हूँ। बिल्कुल बेसिक से थ्योरी स्टार्ट करेंगे हम, और स्टार्ट कर चुके हैं हम। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमारा हो चुका है, और हम थ्योरी की क्लासेस में साथ के साथ करते चलेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी। और जब हमारी थ्योरी की क्लासेस पूरी हो जाएगी तो फिर पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर हम करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारा ही करेंगे हम फिर से लास्ट में। और उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो भी करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये जानकारी जरूरी है कि जो हमारा सीटेट का पेपर होता है उसमें जो 30 नंबर 1 का क्वेश्चन होता है, यानी कि 1 से 30 तक तो हमारा सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं, और 31 से हमारे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आपका अगर साइंस है तो साइंस, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस, एसएसटी, इसके क्वेश्चन हमारे 31 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं 31 क्वेश्चन, यानी कि हमारे एसएसटी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए क्या है। अ, इस तरह के क्वेश्चन बेटा, ये कथन और कारण जो है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है। और ये क्वेश्चन क्या होता है कि हमारा जो स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि इसमें टाइम लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके, कोई भी वैसा क्वेश्चन जिसपे आप अटक रहे हो पेपर में, तो वहां उस क्वेश्चन को छोड़ के आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमारा ऑफलाइन होने वाला है। तो हम उसे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं और फिर से हम उसे आके सॉल्व करेंगे। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको करना ही नहीं है, करना तो हमें है ही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। लेकिन उसे छोड़ के आगे बढ़ के, यानी कि हम उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ज्यादा टाइम लगाएंगे तो हम, हो सकता है हमारा जो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता हो वो क्वेश्चन छूट जाए। तो जिस क्वेश्चन में हम अटक रहे हो वो छोड़ के हमें आगे बढ़ना है और फिर बाद में वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यानी कि 31 नंबर। अभिकथन और कारण वाला है ये क्वेश्चन। ए है अभिकथन ए। 1960 में द्विभाषीय प्रांत, द्विभाषीय मुंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। तो बिल्कुल सही है कि 1960, यहाँ से देखिए बेटा ये भी क्वेश्चन बनता है कि 1960 में जो द्विभाषीय, मतलब जो मुंबई प्रांत थी, मतलब कि मुंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया था। ठीक है, कब बांटा गया था? 1960 में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मुंबई को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग प्रांतों में कब बांटा गया था। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मुंबई प्रांत को 2 अलग अलग कौन से भाषा के लोगों के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। तो कौन सा है? मराठी और गुजराती। ठीक है, अब देखिए, अब कारण आर है क्या है। 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ। पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए, हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि 1966 में क्या हुआ था? पंजाब का भी विभाजन हुआ था। भाषा के आधार पे आप याद रखिएगा कि आजादी के बाद हमारे देश में जो जिस भी राज्य का गठन हुआ है, भाषा के आधार पर ही हुआ है। किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर नहीं हुआ था। हमारे जो आजादी के बाद जो राज्यों का विभाजन हुआ है वो भाषा के आधार पे हुआ है। ठीक है, तो 1960 में मुंबई का विभाजन हुआ था, और 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ था। पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी भाषियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि पंजाब का जो विभाजन भाषा के आधार पर हुआ था, कब हुआ था? 1966 में। और कौन कौन सी भाषा वहां बोली जाती थी, या किस किस राज्य में हुआ था विभाजन? तो पंजाब और हरियाणा। ओके, तो दोनों ही हमारे सही हैं, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं है, कोई किसी की व्याख्या नहीं करता है। ये तो क्लियर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग चीजें हैं, तो कोई किसी की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं करता, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर बच्चों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है?
फिल इन द ब्लैंक से के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, यानी कि क्या कारण है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। ये हमारे पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी में ये चीज है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं। तो क्या है, भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। तो बेटा धार्मिक समानता, भोजन, समान भोजन और भाषाई समानता, यही कारण है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। ये 3 चीजों का क्या है, धार्मिक समानता, समान भोजन और भाषाई समानता। तो यही कारण है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी कि लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता था, और उसमें ऑप्शन बस एक सही था हमारा, धार्मिक समानता। तो हम ये तीनों ऑप्शन याद रखेंगे कि धार्मिक समानता, भाषाई समानता और समान भोजन, यानी कि दोनों जगह एक समान भोजन करे जाते हैं। भाषाई समानता, दोनों जगह एक ही भाषा बोली जाती है। धार्मिक समानता, वहां पे एक ही धर्म, बौद्ध और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। तो पहला क्या है, केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। तो ये जो सवाल था इस पे लोग सवाल नहीं उठा रहे थे कि केवल मानव जाति है जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। आगे क्या है, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। तो ये लोग मान रहे थे उस समय कि सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, यानी कि असमानता का जो व्यवहार होता है उस पर सवाल उठाना शुरू किया था उन लोगों ने, कि जैसे कि सामाजिक विशेषाधिकार या समाज में जो असमानता का उस समय बहुत ज्यादा भाव चल रहा था उस पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। तो ये तो बात कही जा रही थी, इस पे कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा था। ऑप्शन नंबर 3 है, व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा रहा था। तो ये बात भी उस समय हो रही थी कि जब हम व्यक्तिगत प्रयास करेंगे तो पुनर्जन्म के चक्र से हम छुटकारा पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, यानी कि जो वहां पे भेदभाव रखने वाले लोग थे उनका क्या मानना था कि जो सामाजिक विशेषाधिकार, यानी कि कुछ समाज और कुछ लोगों को विशेषाधिकार मिला हुआ है, वो उनके जन्म का परिणाम है, यानी कि जन्म से ही उन्हें विशेषाधिकार मिला हुआ और वो उन्हें मिलना चाहिए। तो ऐसे सवालों पे लोग उस समय सवाल उठा रहे थे। ओके, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की पतली परत होती है, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब क्या चीज है जो वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। वायु उड़ क्यों नहीं जा रही, वायु कहीं और कहीं नहीं जा रही, पृथ्वी के चारों ओर ही हमारे वायुमंडल की परत क्यों है। तो क्या है ये, गुरुत्वाकर्षण बल। ये तो बहुत ही ईजी है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो वायु है पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है। हम भी अगर मनुष्य भी पृथ्वी पर टिके हुए हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही टिके हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। पहला है इसमें देखिए क्या है, अभिकथन ए, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। तो बिल्कुल सही है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो मुगल वास्तुकला है वो बहुत आगे बढ़ गया था। बहुत अच्छी वास्तुकला, मतलब कि शाहजहां जो है वो वास्तुकला का एक तरफ से प्रेमी मान लीजिए कि वो बहुत मतलब कि इस बहुत सारे बहुत सारे बिल्डिंगों का निर्माण करवाया था वो। ठीक है, कारण आर क्या है, उस उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। निम्नलिखित में से वही है। अब देखिए ए और बी अभी मैं बता चुकी हूँ, बहुत सारे निर्माण कार्य कराए थे वो। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। और आर ए की व्याख्या है। ए में क्या किया गया, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में आए, यानी कि एक भव्य सुसंगत बहुत तरीके के भवन बने। और फिर कहाँ कहाँ भवन बने ये चीज भी है। तो ये दोनों ही सही है और आर ए की व्याख्या है। तो देखिए कहाँ पे है, दोनों ए सही है तथा आर ए की व्याख्या। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा इसमें। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं क्या है। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। हमारा सौर परिवार कौन, ये ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में से है बेटा, 6 के फर्स्ट चैप्टर में, कि खगोलीय पिंड हमारा सौर परिवार किस किस चीजों से बना है। नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य, उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। तो ये सारे ही आते हैं हमारे सौर मंडल में। क्या है, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। तो इन सब से मिलकर हमारा सौर मंडल बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है।
ये भी देखिए, ये कथन तथा बी को ध्यान से पढ़िए। जेम्स मिल ने, पहला क्या है, जेम्स मिल ने 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। बिल्कुल सही है, जेम्स मिल ने क्या किया था, 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया था। ठीक है, अब उसमें क्या था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में 3 भागों में प्रकाशित किया था। जेम्स मिल का कहना था तो भारत का इतिहास है वो 3 भागों में बांटा गया था। एक तो क्या था, सबसे पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, और उसके बाद तीसरा था मतलब आधुनिक, हिंदू मुस्लिम और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, ये ब्रिटिश भारतीय इतिहास, हिंदू हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश भारतीय इतिहास। तो इसी जो इतिहासकार गलत मान रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हिंदू थे तो सिर्फ हिंदू ही थे भारत में, किसी दूसरे धर्म को मानने वाले नहीं थे, या फिर जब मुस्लिम का शासन हुआ तो सिर्फ मुस्लिम का शासन था, दूसरे मतलब सिर्फ मुस्लिम थे और कोई धर्म को मानने वाले नहीं थे। ये चीज जो बहुत सारे इतिहासकार थे वो लोग इन चीजों पर सवाल उठा रहे थे, इसलिए ब्रिटिश ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की जो बुक थी उसे मान्यता नहीं मिल पाई थी। ठीक है, जेम्स मिल ने इसे कब लिखा था, 1817 ईस्वी में, उसे मान्यता नहीं मिल पाई थी। अब देखिए दूसरा क्या है, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य, आधुनिक में बांटा था। तो ये बिल्कुल नहीं है, उसने क्या बांटा था, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश भारतीय इतिहास, ये 3 कालों में बांटा था भारत के इतिहास को। तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक को तो बाद में बांटा गया है कि जो भारत के इतिहास है उसे प्राचीन, मध्य और आधुनिक बोला जाएगा, ये तो बटा है, लेकिन ये जेम्स मिल बांटने वाले नहीं है। तो ए सही है और बी हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें जेम्स मिल के बारे में बोला गया कि उसने बांटा है, तो ये गलत है। तो देखिए इसमें तो दोनों सही बोला गया, इसमें दोनों ही गलत बोला गया, इसमें ए सही है और बी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। कि पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग का निर्माण कैसे हो रहा है, इसका उपयुक्त कारण क्या है। क्या है, पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है, बिल्कुल ही, पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण तो बहुत मुश्किल है, पहाड़ महाक्षयी हैं, तो ये भी नहीं होगा। पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं, पहाड़ी रेल मार्गों को नहीं बना रहे हैं, बल्कि सरकार बनवा रही है, लेकिन क्यों बनवा रही है, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है कि पहाड़ों में भी रेल मार्गों का विकास करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फिर ये आ गया कथन और अभिकथन वाला, कारण वाला। क्या है पहला, कि 1717 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। बिल्कुल सही है, करीब 1 करोड़ लोग मारे गए थे 1770 में बंगाल में भयानक अकाल के कारण। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी, तो ये दोनों ही सही है कि इसमें क्या हुआ था, बंगाल की 1/3 आबादी बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो दोनों ही सही है, इसमें कारण कहीं लिखा नहीं है, तो हम बस ये देखेंगे कि ए और बी दोनों सही है, तो दोनों ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसकी व्याख्या कौन सा कथन करता है भारतीय उपमहाद्वीप में, ये देखते हैं। क्या है, इस प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो बेटा शंकुधारी वन तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाए ही नहीं जा सकते, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन मैदानी इलाका है, शंकुधारी वन कहाँ पे पाए जाते हैं, पहाड़ों पे पाए जाते हैं, तो ये तो गलत होगा। दूसरा, ये बेसिन उपोष्ण में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है, ये बेसिन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। याद रखिएगा कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ओके, और मकर रेखा से जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध में, वो क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, तो ये हमारा सही है। दूसरा, इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, तो बिल्कुल सही है, इस क्षेत्र की जलवायु, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की भी जलवायु मानसूनी होगी। नेक्स्ट है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, तो ये भी सही है, बेसिन क्षेत्र में बहुत तरह की स्थलाकृति है, तो हमारा बी, सी और डी ऑप्शन सही है। बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, क्योंकि इसमें बी, सी और डी थी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में किस सुधारक ने की थी। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, ताराबाई शिंदे ने की थी, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने से के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो गेहूं और जौ जैसे फसल सर्वप्रथम कहाँ पे उगाए गए थे, तो ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पे उगाए गए थे, सुलेमान और किरथर हिल्स पे उगाए गए थे गेहूं और जौ जैसे फसल, तो उनका सबसे पहला साक्ष्य वहीं पे मिला है, सुलेमान और किरथर जैसे पहाड़ियों पे। ये हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर ये अभिकथन और तर्क वाला आ गया, और ऐसे क्वेश्चन बेटा आप ज्यादा आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिए।
ओके, जहाँ पे व्याख्या वाले ऐसे भी ऑप्शन आ जाए कि इसकी व्याख्या ये है वो है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। ओके, देखिए अभिकथन एक क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने के से रोकती है जिनमें वो अच्छे हैं, तो बिल्कुल सही है। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होता है, लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है कि जिसमें वो अच्छे। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है कि ये कहते हैं कि लड़कियां यही काम कर सकती है, कुछ लिमिटेड काम होते हैं लड़कों के लिए होते हैं कि लड़के बाहर का काम करेंगे, घर का काम नहीं करेंगे, तो ये सभी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। तो हो सकता है कि लड़के घर का काम करने में अच्छे हो तो उन्हें इस काम के लिए रोका जा रहा है, या लड़कियां कुछ वैसा काम हो जैसे रात में कहीं जॉब करने के लिए जाना, तो वो उस जॉब को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। लेकिन रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है कि लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो वही होता है कि ऐसे काम करने से रोक देती है जिनमें वो अच्छे हैं। दूसरा देखिए क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति के अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों ही सही है, और बी यानी कि आर ए की व्याख्या है। ठीक है, ए और बी दोनों ही सही है और आर ए की व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं, मतलब निम्नलिखित में वायुमंडल में कौन सी दो गैसें पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, दो गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। याद रखिएगा वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन है और उसके बाद ऑक्सीजन है, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा दो गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कि कथनों ए और बी फिर आ गया, तो हम देखते हैं क्या है। पहला ए में है वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। क्या है कि वेद समाज की स्थापना कब हुई थी, 1864 में, तो बिल्कुल 1864 में मद्रास में हुई थी, तो बिल्कुल सही है बेटा, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित नहीं था, तो ए सही है और बी गलत है। ओके, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। वेद समाज की स्थापना कब हुई थी, 1864 में हुई थी मद्रास में, लेकिन जो वेद समाज है वो आर्य समाज से प्रेरित नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी, तो पुरुष के लिए आयु रखी गई थी 18 वर्ष और महिला के लिए आयु रखी गई थी 17 वर्ष, लेकिन इसमें 17 ना देके 16 दिया गया, तो हम इसे ही मानेंगे कि पुरुष और महिला की आयु कितनी थी, पुरुष की 18 वर्ष और महिला की 16 वर्ष। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये देखिए 1829 में, यहाँ से भी क्वेश्चन बच सकता है बेटा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था, 1929 में। ओके, 1800 नहीं 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था, तो ये यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, तो उसे भी आप समझ के नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना है इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो पुरुषों की आयु कितनी है, 18, महिलाओं की आयु कितनी है, 16। और आप कमेंट में मुझे ये जरूर बताइएगा कि अभी जो शादी की आयु पुरुष और महिला की है वो कितनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत और बांग्लादेश पटसन यानी कि जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल देने वाले कारक कथनों का चयन कीजिए, कि पटसन की वृद्धि को बल देने वाले कथनों का चयन कीजिए। क्या है, ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है, बिल्कुल सही है। पटसन के लिए उपजाऊ मृदा चाहिए, जो मिट्टी होती है उपजाऊ चाहिए, और जलोढ़ मिट्टी जो जलोढ़ मृदा होती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, तो ये जलोढ़ मृदा में बहुत अच्छे से विकसित होती है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, भी सही है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है पटसन को। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता है। बेटा जहाँ पे उच्च तापमान की आवश्यकता मैं बोल चुकी हूँ, तो निम्न तापमान तो खुद ही गलत हो जाएगा, तो सी हमारा गलत है। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता है, तो ये भी हमारा सही है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता है, तो ए सी ए बी और डी हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है, पवन आप देखते हैं जब हवा चलती है तो जो सड़क पर सूखी पत्तियां गिरी हुई होती है उसे उड़ा देती है। बहुत सारे कपड़े हम फैलाते हैं तो कपड़े भी उड़ते हैं, तो बहुत सारी जो भी मतलब कि गिरा वो सामान वो उड़ जाता है, हल्की चीजों को उड़ा देती है। तो पवन बहती कैसे है, क्या उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की और गति करती है, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गति करती है, संघनित वायु की गति, पौधों और जीव जंतुओं की गति। तो अब पवन देखिए, उच्च दाब और निम्न दाब क्या होता है। उच्च दाब क्या होता है कि जहां पे पवन नीचे की ओर दबाव लगाता है उसे उच्च दाब कहते हैं, ठीक है। और निम्न दाब क्या होता है कि जहां पे हवा हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है
तो याद रखिएगा जहां पे हवा हल्की होके ऊपर की ओर उठेगी मतलब कि वहां पे नीचे खाली हो चुका है, नीचे का जो भाग है वो खाली हो चुका है। तो उस नीचे के भाग को भरने के लिए जो उच्च दाब यानी कि जहां पे पवन भारी होके नीचे की ओर आई है वो हवा नीचे आ जाती है, ठीक है। जहां पे निम्न दाब की क्षेत्र है वहां पे आके उस जो खाली जगह है उसको भर देती है। तो ये इसलिए ये बात कही गई है कि सड़क पर गिरी हुई सूखी पत्तियों को उड़ा देती है, यानी कि पवन उच्च दाब से मतलब कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ठीक है। तो जहां पे हवा नीचे की ओर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमेशा पवन बहती है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। ओके बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्यों? क्योंकि अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। जब मैं लास्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन ही करा रही थी बेटा आपका, उसे बता चुकी। ये देखिए पृथ्वी मान लीजिए, ये क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक है। यहाँ पे सूर्य है, ओके। यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी कहाँ पे पड़ती है, भूमध्य रेखा के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपको बता चुकी हूँ। ये कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, ये कर्क रेखा मान लीजिए इसे है, ये मकर रेखा है, ओके। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे माना गया है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र माना गया है। सूर्य की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पे और जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के भाग को, इसीलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र माना गया है। तो क्या है, क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि तो सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। देखिए अब क्या क्या है, ये स्थल रुद्ध है, ये नहीं हो गई है, महासागरों से घिरी हुई है, बिल्कुल नहीं। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती थी, ये भी नहीं होगा। दोपहर का सूर्य क्या होता है कि यहाँ पे ठीक सिर के ऊपर होता है, यही कारण है कि यहाँ पे ऊष्मा अधिक होती है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अब नेक्स्ट है, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में माना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है, यानी कि एक ग्लोब पर जो रेखा खींची जाती है उसे अक्षांश और देशांतर के रूप में माना गया। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, फिर देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये है अक्षांश रेखाएं और ये है देशांतर रेखाएं। याद रखिएगा, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जहां पे मिलती हैं, ठीक है, ये देशांतर रेखाएं होती है। ये जहां पे मिलती है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इससे हमें किसी भी देश की स्थिति के बारे में पता चलता है कि वो देश कहाँ पे है। ओके, तो ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए बिल्कुल नहीं, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए बिल्कुल सही हमारा ऑप्शन 2 कि पृथ्वी पे जो स्थान है उसे ढूंढने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई गई है। ये एक मानक रेखा है बेटा, काल्पनिक रेखा, याद रखिएगा, ऐसी कोई रेखा पृथ्वी पर है नहीं। ये ग्लोब पे काल्पनिक रेखा बनाई गई है ताकि हम पृथ्वी का अध्ययन कर सकें। ओके, अब नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहले क्या है, भगत सिंह और उसके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, तो ये बिल्कुल सही है। 1982 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी सही है। 1982 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये गलत है। अब यहाँ पे देखिए, आप जहाँ पे एक जगह तो ये दिया गया है कि फिरोजशाह कोटला में स्थापना की गई थी, दूसरे में दिया गया है कि अमृतसर में स्थापना की गई थी, तो ये मान लीजिए कि इन दोनों में से ही तो कोई गलत होना चाहिए। तो आपको अगर ये दोनों भी याद होता कि उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते थे। तो स्थापना कहाँ हुई थी इसकी, फिरोजशाह कोटला में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर 3 कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। जबकि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, फिरोजशाह कोटला में 1928 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी देखिए अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन ए क्या है, राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, बिल्कुल सही है। महालवारी बंदोबस्त जो होती थी राजस्व वसूली की, इसकी जो शुरुआत है किसने की थी, हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। दूसरा क्या है, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। ओके, मतलब कि इसकी जो मतलब कि इनकी जो वसूली की जाती थी उसे कंपनी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी, गांव के प्रधान को, जमींदार को नहीं दी गई थी। तो हमारा ए और बी दोनों ही सही है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। लॉर्ड मैकेंजी ने की थी, यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बनता है कि महालवारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड मैकेंजी ने की थी। और इसमें मतलब कि जो राजस्व वसूल किया जाता था वो
कौन करता था, कंपनी को तक कौन पहुंचाता था, तो कौन पहुंचाता था, गांव के प्रधान को, गांव का प्रधान पहुंचाता था, कोई जमींदार नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है बेटा, कि किसी भी संसाधन का हम इस प्रकार से प्रयोग करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी, उस पीढ़ी के लिए भी वो बच सके, इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। जहाँ पे आने वाली पीढ़ी की बात आ जाएगी वो सतत पोषणीय विकास है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। तो क्या है, संसाधनों की खपत को घटाना, बिल्कुल सही है, संसाधनों की खपत को घटाना चाहिए, जितनी हमें जरूरत हो उतना ही उपयोग करें। दूसरा है संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि तो सतत पोषणीय विकास में बात की ही नहीं गई है। उसमें कहा गया है कि संसाधनों की खपत को घटाना चाहिए। संसाधनों का पुनः चक्रण, तो ये भी सही है, संसाधनों का पुनः चक्रण करना चाहिए ताकि हमें फिर से वो संसाधन मिल सके। वस्तुओं का पुनः उपयोग, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो ए, सी और डी हमारा सही है, ए, सी और डी सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, पेरियापुरम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। पेरियापुरम एक तमिल कृति है, किसके बारे में जानकारी देती है, तो किसके बारे में जानकारी देती है, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है, तमिल कृति है पेरियापुरम। ये हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। और बेटा आप याद रखिएगा, इसमें जितने क्वेश्चन करा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन जब आप हमारी मेरी थ्योरी देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन उसमें से मिलेगा, एक एक पॉइंट आउट करके पढ़ाया जाएगा आपको, और बहुत अच्छे से। एक थ्योरी करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, सिर्फ पीवाईक्यू से कुछ नहीं होता। कुछ कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं, लेकिन सिर्फ पीवाईक्यू से करके हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें थ्योरी भी पढ़ना बहुत जरूरी है, तो थ्योरी भी आप साथ के साथ करते चलिए। ओके, अभी हमारे पास टाइम बहुत है, और अभी से अगर तैयारी में आप लग गए तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यह क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन क्या बना सकती है, उपयोगिता और प्रयोज्यता, यानी कि हम किस किस तरह से, मतलब कि हम किस तरह से उसका उपयोग कर सकते, मतलब कितना वो हमारे उपयोग में आ सकता है, तो उसी को तो, किसी वस्तु को तभी तो संसाधन होगा वो, और कितना हम उसे प्रयोग करते हैं, तो ये दो चीजें हमारे किसी भी वस्तु को संसाधन बनाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं, इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन से, मतलब कि एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं कि विश्व का धान्यागार किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है शायद 2014 के सीटेट में, ये क्वेश्चन आया था कि विश्व का धान्यागार किसे बोला गया है, तो प्रेरी को बोला गया है। और इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन, प्रेरी में अब विश्व का धान्यागार बोला गया है, लेकिन वहां पे उत्पादन किसका ज्यादा होता है, गेहूं का। इस प्रदेश में किसका उत्पादन ज्यादा होता है, गेहूं का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए, क्या है यहाँ पे, पहला क्या, यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते, अगर प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा फसल का उत्पादन नहीं होगा, तो ये तो गलत ही होगा। ये लोग बहुत परिश्रमी हैं, तो बिल्कुल सही है, जो प्रेरी के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा परिश्रमी हैं। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, अगर वर्षा की कमी होती तो फसल अच्छी नहीं होती। ओके, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा सही है। ओके, ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है, तो बेटा ग्लोब, मैं कल भी आपको करा चुकी हूँ कि पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्या है, ग्लोब है। ओके, कल जो मैं आपको वीडियो, मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराई थी, उसमें मैंने ये बताया था, उसमें क्वेश्चन ग्लोब के बारे में ही पूछा गया था, लेकिन घुमा के पूछा गया था, क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन साथ के साथ मैंने आपको ये बताया था कि ये भी क्वेश्चन आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, ये भी अभी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। क्या है, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, वो समृद्ध तथा विशिष्ट होती है, तो बिल्कुल सही है कि जो जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं होती है वो बहुत ज्यादा समृद्ध और विशिष्ट होती है। उसके बाद क्या है, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं, तो ये भी सही है कि जो जनजातियों के लिए क्या होता है, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी सभी की साझी संपत्ति मानी जाती है, कि जितने भी लोग हैं सबकी संपत्ति है और इसका उपयोग सभी मिलजुल कर करते थे। ये दोनों ही सही है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं है।
ये तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्या है वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे संचारणीय बीमारी कहते हैं, जो क्या है कि भोजन, जल, वायु इत्यादि से फैलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए हमारे ये भी अभिकथन और कारण वाला है बेटा। क्या है? दादा भाई नौरोजी नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, क्या है? दादा भाई नौरोजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, हमारा जो ए है वो गलत है अभिकथन। दूसरा क्या है? वह एक व्यवसायी और प्रचारक थे, वो लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। तो ये बिल्कुल सही है, बी सही है और ए मतलब आर सही है और ए गलत है। ठीक है, आर सही है और ए गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्या है? प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक, चलिए हमारा नेक्स्ट तो पेडोलॉजी के क्वेश्चन आ गए। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम अभी अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन करेंगे, पेडोलॉजी के क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की बेटा मैं 30 क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, 30 क्वेश्चन यानी कि 31 से 60 तक के मैं करा चुकी हूँ। क्वेश्चन जरूर देखते चलिए। ओके, और साथ के साथ मैं आपको थ्योरी भी कराती चल रही हूँ, तो थ्योरी के भी पार्ट आप जरूर देखिएगा बेटा। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि सिर्फ पीवाईक्यू से कुछ नहीं होता, हमें थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड जरूर होते हैं हर बार, लेकिन सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हमारे रिपीटेड ही होंगे। अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे, चाहे कितना भी घुमा के पूछ लिया जाए, उसे हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए 2024 दिसंबर के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करिए, अभी से तैयारी करिए, लग के तैयारी करिए अभी से, क्योंकि हम जितना ज्यादा समय देंगे उतने अच्छे से हम तैयारी कर पाएंगे। और अगर आप बहुत अच्छे से अभी ये तैयारी करिएगा, सीटेट के लिए नहीं या फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी, कोई भी एग्जाम नेक्स्ट आप देना चाह रहे हो, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके बच्चों, बाय बाय।